मेरा नाम एलिन है और मेरी बहन का नाम अलीना है। वैसे तो हम लोग ईसाई है, लेकिन हमारा परिवार सारी जिंदगी दूसरे परिवारों यानी अपनी बिरादरी और खानदान के लोगों से अलग ही रहा है। हम ऐसे इलाके में रहते थे जहां हमारे जैसे लोग नहीं रहते थे, इसलिए हमारी आदतें भी उन लोगों की तरह ही थी और हमें अपना आप बिल्कुल ही नॉर्मल महसूस होता था। लेकिन फिर हमें ये घर बेचना पड़ा और हम अपने खानदानी गांव में जाकर रहने लगे। मेरे बाबा का कहना था कि दोनों बेटियां जवान हो गई है और अब इनकी शादियां भी करनी है। शादी जाहिर है अपने लोगों में ही करनी है, इसलिए अपने लोगों के करीब रहना चाहिए ताकि उनके रिश्ते आए, वरना इनके रिश्ते तलाश करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे बाबा के खानदान में ये रिवाज भी था कि जब किसी लड़की की शादी होती थी तो सारे मिलकर उसके लिए कोई ना कोई चीज बना देते थे। इसलिए अब वो अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उनको हम दोनों बहनों की शादी जो करनी थी और मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही हो जाए। वैसे तो हमें 1 साल का फर्क था, लेकिन 1 साल का फर्क कोई फर्क थोड़ी होता है। हम दोनों एक जितनी लगती थी। अलीना बहुत ही अजीब तरह की लड़की थी। वो थी तो मेरी बहन, लेकिन उसमें मेरे जैसा कोई भी गुण नहीं था। वो बहुत ज्यादा मुंहफट थी और किसी की भी बात नहीं मानती थी। खूबसूरत थी, शायद इसीलिए उसे अपने ऊपर गुरूर बहुत ज्यादा था। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखती थी, घर का कोई काम भी नहीं करती थी। खैर, हम लोग वापस अपने गांव में आ गए। यहाँ हमारा पुराना घर भी था जिसमें हमारे ही रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमने अपना घर बना लिया है। ये लोग हमें किराया भी दिया करते थे। घर की हालत उन्होंने काफी अजीब कर दी थी। घर के बहुत से काम थे, लेकिन मेरी बहन कोई काम नहीं करती थी। घर को फिर से सेट कर लिया और वहीं पर रहने लगे। बाबा हमारे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। उनको रिश्ता मिल भी गया था, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा सोचना बाकी था। एक ही घर में 2 भाई थे जिनके साथ हमारा रिश्ता होना था। बाबा ने कहा कि इससे अच्छी क्या बात होगी। दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी, साथ रहेंगी, एक दूसरे का सहारा बनेगी। पर मेरी बहन तो मेरे बाबा के घर में रहकर भी मेरा सहारा नहीं बनती थी, तो ससुराल में उसने मेरा क्या सहारा बनना था। फिर भी थी तो मेरी बहन ही। कम से कम अगर मेरे साथ कुछ गलत भी करती तो उसे एहसास तो होना था कि ये मेरी अपनी बहन है। हम लोग यहाँ पर आए तो हमारा स्वागत करने के लिए एक छोटा सा समारोह रखा गया, जिसमें सारे मोहल्ले के लोग शामिल थे और ये शाम के बाद रखा गया था। हम लोगों को चौक में इकट्ठा होना था। ये चौक मोहल्ले के अंदर ही बना हुआ था, कोई सड़क पर नहीं बनाया गया था। अक्सर लोग यहाँ समारोह, उत्सव इत्यादि किया करते थे और ये सारे गांव का चौक समझा जाता था। हमारे लिए स्वागत की पार्टी रखी गई थी, उसमें शरबत और केक भी थे। सबकी खातिर तवज्जो भी की जा रही थी। हम लोग बड़े खुश थे। अलीना तो ऐसे तैयार होकर आई जैसे उसका विवाह हो रहा है। सब लोग हमें देखकर काफी हैरान हुए कि लड़कियां तो बड़ी प्यारी है। फिर जब एक लड़की हमारे साथ बैठी तो उसकी हमारे साथ दोस्ती हो गई। उसने कहा कि यहाँ पर तो एक रस्म भी होती है, बस इस रस्म की वजह से ही लड़कियां शादी करने से डरती हैं, वरना शादी करने का शौक तो सबको होता है। उसने एक किस्सा शुरू किया ही था कि अलीना ने उसको बता दिया कि हम बहनें भी शादी करने वाली हैं और हमारे रिश्ते भी तलाश कर लिए गए हैं। उसने कहा कि मुझे पता है जिनसे तुम्हारा रिश्ता हो रहा है वो हमारे भी दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने कहा कि वह कैसे लोग हैं। मुझे तो बड़ी फिक्र थी, लेकिन अलीना को तो सिर्फ शादी का शौक चढ़ा था। उस लड़की ने कहा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, दोनों भाई हैं, अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी मैंने, पर उन्होंने शादी के बाद एक रस्म करवाने का शोर डाला हुआ है। वैसे तो अब यहाँ पर ज्यादातर लोग इस रस्म को नहीं करवाते, पर वो लोग तो जरूर करवाएंगे क्योंकि वो बहुत धनी है और जाहिर सी बात है अगर दौलत के धनी परिवार में जाना चाहोगी तो उनकी बात भी जरूर माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि कैसी रस्म। उसने कहा कि छोड़ो, तुमको बताऊंगी तो तुम शादी से इनकार करने लगोगी। फिर सब कहेंगे कि मैंने ही ये सब कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताती। तुम अपने बाबा से पूछ लेना, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप इनकार कर दें, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी यहाँ रहे ही नहीं है और ना ही हमारे रीति रिवाजों में से हैं, तो शायद इन चीज़ों को ना मानते हो। मैंने कहा कि हमारा रहना सहना बिल्कुल हिंदू परिवारों जैसा ही हो गया था। वहाँ पर मेरी सारी दोस्त भी हिंदू परिवारों से ही है। हम उनकी शादी वगैरह में भी जाते थे। मुझे उस लड़की ने कहा कि हाँ, ये बात भी ठीक है,
इंसान जहाँ रहता है वैसा ही हो जाता है। और जरूरी तो नहीं कि आप खुद को इतना ज्यादा सख्त कर लें कि अपनी रस्मों के अलावा किसी और की रस्मों को कुछ ना समझे। लेकिन ये रस्म कोई ऐसी रस्म नहीं है जो हर जगह होती है। ये सिर्फ इसी बस्ती में मनाई जाती है, क्योंकि ये पुराने जमाने से चलती आ रही है। बात तो वही है जो हर इंसान जानना चाहता है कि लड़की शादी से पहले कुंवारी थी या नहीं। ये बात सुनकर अलीना के कान खड़े हो गए। उसने कहा कि क्या क्या मतलब, ये क्या बात हुई? उसने कहा कि देखो, ये तो हर जगह होता है। यही रस्म होती है जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो औरतें ये बात जानने की कोशिश में लगी रहती है कि ये लड़की शादी से पहले कुंवारी थी या नहीं, और ये बात आराम से पता चल जाती है। लेकिन लोग इसको जानने के लिए अजीबोगरीब किस्म की रस्मों का सहारा लेते हैं। ये रस्म भी कुछ ऐसी ही है। हिंदू परिवारों में भी इस तरह की रस्में होती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। और जिनके घर में तुम्हारा रिश्ता करवा रहे हैं उन्होंने खुद अपनी बेटियों के साथ भी ये रस्म करवाई थी, तो बहू को कैसे छोड़ेंगे? मैं उससे पूछना चाहती थी कि जरा मुझे विस्तार से बताएं। वो खड़े खड़े बात कर रही थी और गाने बजाने की आवाज की वजह से ठीक तरह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने उस लड़की को कहा कि वो हमारे घर आए, किसी दिन बैठकर बात करेंगे। उसने कहा कि वो जरूर आएंगी। पार्टी खत्म हो गई, हम अपने अपने घर आ गए। अलीना को किसी बात की फिक्र नहीं होती थी, जरा सी भी नहीं। अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहती थी। लेकिन आज खुद ही मुझे कह रही थी कि वो लड़की कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। तुम जरा माँ से पूछो कि ऐसा क्या है, क्या सचमुच में इस गांव में कोई अजीब रस्म है? मैंने कहा कि तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? अगर हमारा कुंवारापन चेक करने के लिए कोई रस्म करेंगे तो हमने कौन सा कोई गलती की हुई है जो हमें परेशान होने की जरूरत है? वैसे भी जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई किस्सा कहानी सुनाता है तो वो अपने पास से 2-4 और लगा देता है। कोई आम सी रस्म होगी जैसे शादी में रस्म होती है। अब तो घर में भी शादी की बात होने लगी थी और हमें लड़कों की तस्वीरें भी दिखाई गई थी। दोनों लड़कों में से एक लड़का बहुत खूबसूरत था और दूसरा बस ठीक ठाक सी शक्ल का था। इसी तरह हमारी तस्वीरें भी उनके घर भेजी गई थी और अब उन्होंने ये तय किया था कि किस बेटी के लिए उनको कौन सी लड़की पसंद है। लेकिन इससे कि किस बेटे के लिए उनको कौन सी लड़की पसंद है। लेकिन इससे पहले वो हमें एक दफा देखने भी आ रहे थे। मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत थी ही नहीं, तो लगती कैसे? वो भी मुंह पर मेकअप करके बैठ जाती तो मेरी अपनी शक्ल तो ना होती। इसलिए जैसी थी वैसी ही उनके सामने चली गई। उन्होंने कहा कि हम आपको 2 दिन के बाद फाइनल बता देंगे, और इस बात के बारे में किसी ने बुरा भी नहीं मनाया, क्योंकि बच्चों की शादी के मामले हो तो कोई भी जल्दी जल्दी फैसले नहीं करता। लेकिन इस बीच कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपनी बहन के कमरे की सफाई की तो मुझे उसके कमरे की दराज से कुछ मिला, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। ये उसका एक छोटा सा डिब्बा था जिसके अंदर वो जेवर रखा करती थी, और मेरी कुछ चीजें मिल नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि शायद इसके पास चली गई होगी। लेकिन जब मैंने डब्बे को खोला तो मैं हैरान रह गई। उसके अंदर तो पैसे थे, और जितने पैसे थे उतने पैसे जमा करने के लिए तो उसे 2 से 3 साल चाहिए थे, क्योंकि हमें ज्यादा जेब खर्च नहीं मिला करता था। और इन 2-3 सालों में मैंने भी पैसे जमा किए थे जो इन पैसों से आधे भी नहीं थे, जबकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेती थी। और मेरी बहन तो अपने लिए कपड़े जूते भी लेती थी, तरह तरह के पकवान भी खाती थी, और आए दिन सजने संवरने की भी कोई ना कोई चीज ले लिया करती थी। फिर उसने पैसे कहाँ से लिए? मैंने सोचा कि उससे पूछूंगी तो ये झूठ बोलेगी कि किसी और के हैं, या मेरे पास तो है ही नहीं। मैंने पैसे उठा लिए कि जब ये देखेगी कि पैसे नहीं पड़े तो फिर किसी न किसी से सवाल जरूर करेगी। और फिर उसने उसी दिन देख लिया कि वहां पर पैसे नहीं है। अब उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई। वो पूछना भी चाहती थी और पूछ भी नहीं पा रही थी। उसका मतलब कि उसके दिल में चोर था। उसने माँ से पूछा कि आपने मेरे कमरे की सफाई की है? तो माँ ने कहा कि नहीं, एलिन ने की थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, तुमने मेरे कमरे की सफाई की थी? मैंने कहा कि हाँ, मैंने कमरे की सफाई की थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरी कोई चीज नहीं मिली? दराज में रखी थी। मैंने कहा कि नहीं, मेरा दराज में क्या काम है, मैंने तो सिर्फ झाड़ू की थी। इस बात पर वो खामोश हो गई। लेकिन 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक दिन कहने लगी कि मेरे पैसे वापस करो, मुझे पता है तुमने उठाए हैं, क्योंकि जिस दिन से तुमने सफाई की है उस दिन से ही सफाया हुआ है। आखिर उसके होंठों पर बात आ ही गई। मैंने कहा कि पहले तुम बताओ कितने सारे पैसे तुमने कहाँ से लिए? उसने कहा कि जहां से भी लिए हो वो मेरे पैसे हैं, मुझे वापस कर दो। जब मैंने इनकार किया
तो उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया और आखिर में मैंने उसके पैसे वापस कर दिए। मैंने कहा कि ये लो अपने पैसे, लेकिन जो कुछ भी तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। अगर इसका संबंध किसी गलत बात से हुआ तो मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगी। जिस जगह हमारा रिश्ता कर रहे थे उनका भी जवाब आ चुका था। उनको ये रिश्ता स्वीकार था, लेकिन जो उनका खूबसूरत बेटा था उसका रिश्ता उन्होंने मेरे साथ करने की बात की थी, और जो देखने में बस ठीक ठाक सा था उसका रिश्ता मेरी बहन के साथ। ये बात मेरी बहन को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उसने कहा कि उन्होंने किस तरह की जोड़ी बनाई है, खूबसूरत लड़के के साथ खूबसूरत लड़की की जोड़ी बनानी चाहिए थी। उसने ये बात बहुत आराम से कर दी। मेरी माँ ने कहा कि ज्यादा ही बोलती हो तुम, आप अपनी जुबान अपने ससुराल में जाकर ही चलाना। उनकी मर्जी, उन्होंने जिसको भी पसंद किया और वो यही चाहते थे कि तुम दोनों बहनों की शादी वहां पर हो जाए। किससे होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारे नसीब में होगा वही मिलेगा। मेरी बहन शादी से उदास थी, लेकिन अब रिश्ता पक्का हो चुका था और वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोश हो गई। लेकिन मेरी माँ भी काफी परेशान थी। फिर उन्होंने हमें एक बात बताई। माँ ने कहा कि बेटा देखो, ये जो खानदान है ना, ये बहुत ही पुराना और बड़ा है। ये लोग बहुत धनी हैं और इनका कारोबार भी अच्छा है। इसलिए अगर इस घर में तुम्हारी शादी हो जाए तो हमें हमेशा इस बात की खुशी रहेगी कि तुम लोग एक अच्छे घर में गई हो, जहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ तक के घर के काम भी करने नहीं पड़ेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे हैं, बस जरा पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए वो एक रस्म करना चाहते हैं। मैंने उनकी बात पर ध्यान दिया। यही वो रस्म थी जिसका जिक्र वो लड़की कर रही थी। माँ ने हम दोनों बहनों को बैठाया था। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि जिस लड़की से हमारी शादी हो रही है वो कहीं पहले किसी के साथ रिश्ते में तो नहीं रह चुकी। इसलिए वो तुम दोनों बहनों का कुंवारापन चेक करने के लिए ये रस्म करेंगे, जो काफी अजीब है। तुम लोगों की शादी हो जाएगी और तुम्हें एक मुर्दे शव के साथ 21 दिन तक एक कमरे में रहना होगा। हमने बात सुनी तो हम हैरान रह गए। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि माँ, ये किस तरह की बात है? माँ ने कहा कि बस यूं समझो कि ये तुम्हारी खुशहाल जिंदगी का एक छोटा सा मुश्किल हिस्सा है जिसको तुम लोगों ने पास करना है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। वैसे भी तुम दोनों इस रस्म को पास कर लोगी। जब माँ ने ये बात की तो मेरी बहन अचानक से उदासी हो गई। उसने कहा कि पास कर लूंगी का क्या मतलब है? क्या उसमें कोई फेल भी हो सकता है? मेरी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तभी तो ये रस्म की जाती है कि अगर कोई किसी के साथ पहले कुछ गलत कर चुकी है तो उसके बारे में पता चल जाए। मेरी बहन ने कहा कि ये कैसे पता चलता है? माँ ने कहा कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। मैंने ये रस्म नहीं की क्योंकि मैं उस खानदान में नहीं आई। ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर लड़की इसमें फेल हो जाए तो फिर उसका रिश्ता खत्म हो जाता है, उसे छोड़ देता है लड़का, उसके साथ नहीं रहता, उसके ऊपर दाग लग जाता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सबको ये बात पता चल जाती है, फिर उससे कोई भी शादी नहीं करता। मैंने माँ से कहा कि फिर तो ये रस्म शादी से पहले करवानी चाहिए ना, कि शादी ही ना हो। माँ का कहना था कि नहीं, शादी के बाद ही करवाई जाती है ताकि उस लड़की को सजा मिले और सबको पता चले कि उसकी शादी टूट गई है और फिर कोई भी उसे ना अपनाए। माँ ने कहा कि अगर किसी ने शादी से पहले अपने माँ बाप की इज्जत खराब की है तो बेशक उसके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये तो गलत बात है ना। हमारी माँ ने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की थी, उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए थे, उनको हम दोनों पर पूरा यकीन था। मेरी बहन काफी परेशान थी। उसने कहा कि माँ, आप उनको मना भी तो कर सकते हैं, आजकल ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है। माँ का कहना था कि जब हमारे दिल में कोई चोर नहीं है तो हम क्यों बुरा मनाए और हम क्यों कहें ये रस्म नहीं करनी। इस तरह वो सोचेंगे कि शायद हमारी बेटियां खराब है। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों पर, और फिर सारी जिंदगी के लिए वो तुम्हारे दबाव में आ जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि लड़कियां बहुत अच्छे खानदान की है, फिर तुम्हारी ज्यादा इज्जत होगी बेटा। और फिर इस रस्म से क्या फर्क पड़ता है? शादीशुदा जिंदगी के शुरू में तो सबको ही परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ज्यादा मसला नहीं होगा, ये दिन गुजर जाएंगे। बस तुम लोग उस कमरे में रहना, खाना पीना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैंने माँ से कहा कि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हो रही है, क्या हमें एक ही कमरे में रखा जाएगा? तो मेरी माँ ने कहा कि ये तो नहीं पता। उसके बाद मेरी बहन शादी से इनकार करने लगी। उसने ये वजह बताई कि मेरी शादी जिस इंसान से कर रहे हैं मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, मैं जानती थी कि बात जरूर कोई और थी, क्योंकि लोग बहुत अमीर थे और मेरी बहन को हमेशा से बड़े घर में शादी करने का शौक था। वैसे भी वो लड़का दिखने में इतना बुरा नहीं था,
मेरी बहन शादी से इनकारी थी, वो बिल्कुल भी बात नहीं मान रही थी। यहाँ तक कि मेरे बाबा ने उसकी जबरदस्ती शादी करवाई। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो तुम्हारी बहन की भी शादी नहीं होगी और तुम्हारी वजह से हम तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। तुमने सारी जिंदगी हमारी कौन सी बात मानी है, हमेशा अपनी मनमानी की है और अब ये नहीं होगा। हम दोनों की शादी का दिन तय हो गया। हमारी शादी हो गई और हमें चर्च से ही उस कमरे में ले जाया गया जहां पर हमें 21 दिन तक रहना था। वहां तो वाकई एक मुर्दा लाश पड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कपड़ा था। मुझे काफी डर लग रहा था। मेरी बहन को दूसरे कमरे में रखा गया था। हम सब लोगों ने तसल्ली दी थी और सब लोगों ने हमें ऐसा महसूस कराया था जैसे हम लोग बहुत बड़ा पहाड़ गिराने जा रहे हैं। हमारे पतियों से कोई बात नहीं हुई थी, बस शादी में वो हमारे साथ थे। उसके अलावा हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकी। जब हम ये रस्म पूरी कर लेते तब वहां से ही अपने घर यानी ससुराल को चले जाते। उस कमरे में हमारे सोने के लिए बिस्तर भी था और खाने पीने का सामान भी खिड़की से अंदर आ जाता था। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं वहीं पर मौजूद थी। 1 हफ्ता ही गुजरा था कि अभी से ही दिल बहुत उदास हो रहा था। मैं सोच रही थी कि इस मुर्दे शव को इतने दिन तक यहाँ पर सही सलामत कैसे रखा है। शायद इसके ऊपर कोई दवाई वगैरह लगाई होगी जिससे खराब ना हो। न जाने मेरी बहन का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो मेरे से भी ज्यादा डरपोक थी और उसमें सब्र बिल्कुल भी नहीं था। दिन इसी तरह गुजरते चले जा रहे थे। पूरा दिन गुजारना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अपने साथ बाइबिल ले आई थी और वहीं बैठकर पढ़ती रहती थी, तो मेरा दिन आसानी से गुजर जाता था और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। एक रात में सुकून से सो गई और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि मुझे तो बताया गया था कि 21 दिन पूरे करने हैं और अभी तो सिर्फ 13 दिन ही हुए थे। लेकिन सामने का मंजर ही काफी अजीब था। मेरी आंखों के सामने जिस जगह पर उस मुर्दे को रखा गया था वो वहां पर था ही नहीं। ये कमरा तो बहुत ही छोटा था, आम कमरे से भी छोटा। यहाँ ना तो कोई दरवाजा था और ना ही कहीं और जाने का रास्ता था। बस एक दरवाजा अंदर आने के लिए था जिसको बाहर से बंद किया गया था और एक छोटी सी खिड़की थी जिससे सिर्फ खाने की ट्रे अंदर आती थी। साइड पर एक बाथरूम बनाया गया था, उसका भी दरवाजा नहीं था। मैं काफी डर गई और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगी। वहां तक जाते जाते मुझे इतना डर लगा जितना जिंदगी में आज तक नहीं लगा था। लेकिन बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। मैं काफी परेशान थी और तकरीबन 3-4 घंटे के बाद दरवाजा खुल गया। मुझे बाहर निकालते ही मेरे गले में सब फूलों के हार डालने लगे। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वहां से मुझे ले गया। मुझे एक कमरे में छोड़ दिया गया जहां मेरी उम्र की 3-4 लड़कियां बैठी थी। उन्होंने कहा, बधाई हो, तुमने रस्म पूरी कर ली है। मुझे मेरी शादी वाला सूट फिर से पहनने को कहा गया। मुझे कहा गया कि अच्छी तरह नहा धोकर तैयार हो जाओ, ये लड़कियां तैयार होने में तुम्हारी मदद करेंगी। मैं तैयार हो गई और उसके बाद मुझे मेरे घर में ले जाया गया जो मेरे पति का घर था। वहां पर मुझे मेरे कमरे में छोड़ दिया गया और मेरे पति ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है और उसने मुझे सोने की चैन तोहफे के तौर पर दी और मेरे गले में पहना दी। उसमें बहुत ही प्यारा सा क्रॉस भी बना हुआ था। मैंने कहा कि क्या मैंने रस्म पूरी कर ली है? उसने कहा कि हाँ, तुमने रस्म पूरी कर ली है। मैंने कहा, और मेरी बहन ने भी कर ली? तो मेरा पति खामोश हो गया। उसने कहा कि ये बातें बाद में करेंगे, पहले हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। दूसरा दिन था, मेरी बहन घर में नहीं थी। मैं काफी परेशान हो गई। मेरी माँ ने कहा कि तुम घर आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। जब मैं वहां गई तो मेरी बहन कमरे में बैठी थी और काफी उदास लग रही थी, किसी से बात भी नहीं कर रही थी। मुझे देखकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, क्या हुआ है इसके साथ? माँ ने कहा कि इसने रस्म पास नहीं की। मैं हैरान रह गई। मेरी माँ ने हाँ में सर हिलाया और फिर रोना शुरू कर दिया। उनका कहना था, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसका एक लड़के के साथ चक्कर था जिससे ये पैसे भी लिया करती थी। मुझे उन पैसों का ख्याल आया जो मेरी बहन के पास थे। अब मुझे समझ आया कि पैसे कहाँ से आए थे और उसने उस लड़के के साथ इज्जत की आखिरी सीमा भी पार कर ली थी। मैंने कहा कि लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? पता कैसे चला उन लोगों को इस रस्म से? ये बात कैसे सामने आई? तब मेरी माँ ने उस रस्म का असल राज बताया। उन्होंने बताया कि वो एक खास किस्म का आदमी था जिसने इस रस्म की शुरुआत की थी। वो उन्हीं के खानदान की नस्ल से है जहाँ तेरी शादी हुई है। वो 7 दिन तक मुर्दे की तरह वहां पर लेटा रहा
जब तुम लोग सो जाती थी तो वो खाना खाता था। तुम लोगों के खाने में नींद की थोड़ी सी दवाई डाली जाती थी ताकि तुम लोग सुकून से सो जाओ और तुम लोगों को पता ना चले कि बाद में क्या हो रहा है। उसने बताया कि कुछ ही दिन गुजरे थे कि तुम्हारी बहन ने धीरे धीरे बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। वो कह रही थी कि कहीं मेरा राज पास ना हो जाए, काश मैं एक बार अपने आशिक से मिल लेती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। बस किसी तरह मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं इनके हाथों नहीं आऊंगी। मुर्दे की तरह पड़े उस आदमी ने ये सब बात सुन ली और उसको सब कुछ पता चल गया। उसके बाद जल्दी ही तुम्हारी बहन की रस्म को खत्म कर दिया गया और जब तुम कमरे में बैठी थी तो तुम बाइबिल पढ़ रही थी। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की और यूं तुम्हारे चरित्र का भी पता चल गया। वो कोई आम इंसान नहीं है जो वहां पर लेटा हुआ था। वो दो भाई हैं, वो दोनों किसी से बात नहीं करते और ये काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। यानी उस कमरे में जो मुर्दा लिटाया गया था वो दरअसल कोई मुर्दा शरीर नहीं था, बल्कि एक जीता जागता इंसान था। मैंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे अलीना से बात करनी चाहिए। माँ ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, उसे जरा महसूस होने दो कि उसने गलत किया है, कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें पता है सबको ये बात पता चल गई है। अब इस गांव में से तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और हम लोग भी अब उसके लिए इलाका छोड़कर तो नहीं जा सकते। महसूस करने दो कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि जिसके साथ उसने गलती की है उसी के साथ उसकी शादी क्यों नहीं करवाते। माँ का कहना था कि ये भी करके देखा था, हमने सोचा कि उसे उसी के साथ भेज देंगे, लेकिन वो लड़का बहुत बड़ा अय्यास किस्म का लड़का था। उसको लड़कियों की कमी नहीं थी। उसने उसको बेवकूफ बनाया और ये समझती रही कि वो इसको दिल से चाहता है, वो कभी भी शादी नहीं करेगा, वो उसको अपने गले का ढोल नहीं बनाना चाहता है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ है। इसकी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। जब इसको कमरे से निकाला गया था सारे लोग बाहर जमा थे जो इसको बातें सुनाना चाहते थे, बुरा भला कहना चाहते थे, धक्के देना चाहते थे, लेकिन ये तो उनकी अच्छाई थी कि इसको सही सलामत यहाँ पर भेज दिया और अब वही होगा जो उसकी किस्मत में होगा। हमारी बेटी है, हम इसको सड़क पर फेंक नहीं सकते, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी बहन के लिए फिर भी कुछ करना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये बात अब उसको पता चल गई थी। माँ ने कहा कि तुम उसके मामले में नहीं बोलो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। मैं अपने घर वापस आ गई। मैं अपने घर में बहुत हंसी खुशी रह रही थी। मेरा पति बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ ठीक है। ये लोग वाकई बहुत धनी है और यहाँ पर कोई काम भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि लोगों को पता है कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरी बहुत इज्जत की जाती है। मेरी बहन के बारे में कोई बात भी नहीं करता। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा अपना मामला और उसका अपना। शुक्र है कि उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें अब इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि अलीना भी इसी की बहन है। लेकिन वो लोग ऐसे क्यों करते? क्योंकि मैं साबित कर चुकी थी कि मैं बिल्कुल भी अपनी बहन जैसी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी बेवकूफ है, किसी की बातों में आकर इस हद तक चली जाएगी। माँ ने ठीक कहा था कि जब हमारे दिल में कोई चोर नहीं है तो हम ये रस्म करने से क्यों घबराते। लेकिन मेरी बहन इसीलिए इनकार कर रही थी क्योंकि उसको पहले ही पता था कि वो गलती कर चुकी है। अब मैं उसके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती थी, मगर वो अभी भी नहीं बदली, बल्कि और भी ज्यादा बदतमीज हो गई। मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहती। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और मेरा पति बहुत अच्छा है। मेरी बहन को पहले भी मैं कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।